मूवी की शुरुआत में हम एक कपल माइका और मैट को देखते हैं जो छुट्टियां एंजॉय करने के लिए बस से एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं। मैट को अपने बीते पल को कैमरे में कैद करना काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो पूरे रास्ते फोटो क्लिक करते हुए जाता है। वो दोनों वैकेशन को एंजॉय करने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन जब वो लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो लोग अपने होटल जाते हैं, जहाँ पर फ्रेश होने के बाद वो लोग आइलैंड का मजा लेने के लिए निकल जाते हैं। पूरे दिन वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो दोनों एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद मैट चर्च के फादर से उस चर्च के इतिहास के बारे में पूछता है तो फादर उन्हें बताता है कि ये चर्च 18वीं शताब्दी में बना था, जब इंसान के अत्याचार से दूर भाग रहा था। चर्च में वक्त बिताने के बाद वो दोनों पहाड़ों पर मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मैट माइका की बहुत सारी फोटो क्लिक करता है। काफी घूमने के बाद रात में वो दोनों अपनी रूम पर वापस आ जाते हैं। आधी रात में जब माइका की नींद खुलती है तो वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर देखने पर उसे उसका घर याद आने लगता है। दरअसल किसी गलतफहमी की वजह से माइका अपनी मॉम और डैड से अलग रहने लगी थी और ये बात उसे हमेशा परेशान करती थी। अगली सुबह मैट जल्दी से उठकर अगली ट्रिप के लिए तैयार होता है और वो माइका के साथ नाश्ता करने के लिए जब किचन में जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए वो दोनों कॉफी पीने के लिए किसी कैफे में जाने लगते हैं। होटल से बाहर निकलने पर उन्हें कोई भी आदमी बाहर दिखाई नहीं देता। ये देखकर उन दोनों को लगता है कि ये स्थिति किसी छुट्टी की वजह से हुई है, लेकिन जब वो दोनों एक शॉप में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और हर जगह लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें इंसान दिखाई नहीं देता है। अचानक से लोगों के गायब हो जाने की वजह से वो दोनों काफी हैरान होते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि लोगों के साथ क्या हुआ, आखिर वो कहाँ पर गए। उन्हें जब उस सिटी में कोई दिखाई नहीं देता है तो वो दोनों दूसरे शहर भागते हुए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता। ये देखकर ऐसा लगता है कि मानो मैट और माइका को छोड़कर पृथ्वी से पूरे इंसान गायब हो गए हो। लोगों को ढूंढने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं और वापस घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में माइका अपनी मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस बात से माइका काफी दुखी होती है। माइका को दुखी देखकर मैट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि वो कहीं जाने में अपना फोन घर पर भूल गई हो। काफी समझाने के बाद मैट माइका को सुला देता है। अगली सुबह जब मैट माइका को उठाने की कोशिश करता है तो माइका नहीं उठती। दरअसल अचानक से सभी इंसानों के गायब होने की वजह से माइका डिप्रेशन में चली जाती है। मैट के समझाने पर माइका मैट से पूछती है कि हम घर कैसे जाएंगे, क्या हम गॉड के द्वारा चुने गए आखिरी इंसान हैं? तो मैट कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, क्या ये कोई ईश्वरीय आपदा है या कोई पुनर्वास प्रक्रिया, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें इस गंभीर सिचुएशन में भी सर्वाइव करना होगा। काफी समझाने के बाद माइका मैट की बात मान जाती है और उसके साथ ढेर सारी शॉपिंग करती है। उस सिटी में कोई भी इंसान नहीं था, इसलिए वो दोनों मनचाही शॉप में शॉपिंग करते हैं और मनचाही घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी बिताने लगते हैं, क्योंकि अब सिटी की सारी चीजें इनकी हो चुकी थी। वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। कुछ दिनों तक वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। तो मैट माइका का दिल बहलाने के लिए उसे नई नई जगह पर ले जाता है और माइका की कई सारी फोटोज क्लिक करता है। इसके बाद वो दोनों मस्ती करते हुए शॉपिंग करते हैं, क्योंकि आज माइका का बर्थडे होता है, लेकिन उसे अपने लोगों की काफी याद आती है, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब माइका काफी गुमसुम रहने लगी थी। मैट बार बार माइका को मनाने की कोशिश करता है तो माइका मैट से बार बार अपनी बुक मांगती है। दरअसल माइका एक राइटर थी, इसलिए वो इस खौफनाक मंजर को अपनी बुक में लिखना चाहती थी। माइका की बात सुनकर मैट माइका को समझाने की कोशिश करता है कि हम जरूर इस कहानी को लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इसका सामना करना होगा। माइका काफी पॉजिटिव होती है, इसलिए वो सभी चीजों को लेकर काफी चिंतित होती है। काफी समय बिताने के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है, जैसे कि कारखाने डस्टबिन बन चुके थे और समुद्र बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मैट माइका का हर बार दिल बहलाने के लिए नई नई जगह पर ले जाता है, जहाँ पर जाकर माइका थोड़ा रिलैक्स फील करती है। मैट माइका को एक क्रेश प्लेन के पास ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद मैट सोचता है कि शायद माइका को यहाँ पर अच्छा लगेगा, लेकिन माइका को प्लेन देकर अपने लोगों की याद आ जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कार लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। अलग होने के बाद वो दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगते हैं। मैट माइका से अलग होने के बाद घर के बाहर एक हवा से चलने वाला फैन बनाता है, जिससे पानी का कनेक्शन घर के नल से करता है, ताकि लाइट ना होने पर भी घर में पानी की कमी ना हो। वहीं माइका अपना पूरा समय घोड़ों के साथ बिताने लगती है। अकेले रहने पर वो दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से मिलने की सोचते हैं। काफी दिनों के बाद वो दोनों एक दूसरे से एक ग्लेशियर पर मिलते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ढेर सारी बातें करते हैं
हैं और साथ में खूब फोटोज क्लिक करते हैं। ये मौका देखकर मैट माइका को एक बीच के किनारे वाले घर पर ले आता है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और जैसे ही मैट अपने सामान को उस घर के अंदर रखकर बाहर निकलता है, तभी बाहर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो लोग उस बूढ़े आदमी को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी भी उन्हें देखकर एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो दोनों काफी लंबे समय के बाद किसी दूसरे इंसान को देख रहे होते हैं। अब मैट और माइका उस बूढ़े आदमी से मिलकर काफी खुश होते हैं, तो वही बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर एकदम से बीमार हो जाता है। इसलिए मैट उस आदमी को घर के अंदर ले आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि बाकी लोग कहाँ गए, उनके साथ आखिर क्या हुआ। लेकिन बूढ़ा आदमी उनके सवालों का जवाब ना देकर उनसे खाने को मांगता है। दरअसल बूढ़ा आदमी कई दिनों से भूखा होता है, इसलिए माइका तुरंत उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए देती है। माइका उस आदमी से मिलकर काफी खुश होती है और वो उस आदमी से पूछती है कि जब ये हादसा हुआ तो तुम कहाँ पर थे। तो वो आदमी कहता है कि मैं एक मछुआरा था और जब मैं एक दिन सोकर अपने बिस्तर से उठा तो अपने आसपास के इंसानों को देखा तो वे गायब थे। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मुझे लगा कि वो लोग मछली पकड़ने के लिए शहर गए हुए हैं, लेकिन शहर पहुंचने के बाद पूरा शहर ही खाली मिला। इस हादसे को देखकर मैं डर गया, तब से मैं यहीं पर रहता हूँ। अपनी स्टोरी बताने के बाद बूढ़ा आदमी माइका से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो माइका बूढ़े आदमी को बताती है कि हम लोग वैकेशन पर आए थे जब यह हादसा हुआ और तब से यहीं पर रह गए। माइका बूढ़े आदमी से कहती है कि मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। तो बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। वो बूढ़ा आदमी माइका को बताता है कि एक बार कुछ दिनों के लिए मैं समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए गया था। घर पर उसकी जवान पत्नी और एक बेटा था, लेकिन जब वो मछलियां पकड़कर वापस लौटा तो उसकी वाइफ और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई थी। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर माइका समझ आती है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना दुख का नहीं है। किसी के पास थोड़ा सा तो किसी के पास बहुत सारा दुख है। ये बात सोचकर माइका को अपने फैमिली की याद आ जाती है और माइका इमोशनल होकर सो जाती है। अगली सुबह जब मैट सोकर उठता है तो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी सोई सोई मर गया है। तो वो भागते हुए माइका के पास जाता है और उसे ये बात बताता है। माइका जब ये बात सुनाती है तो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है तो देखते हैं कि वो सच में मर गया है। इसके बाद मैट उस आदमी को दफनाने के लिए पास में किसी कब्रिस्तान को ढूंढता है तो उन्हें घर के बाहर ही एक कब्रिस्तान मिल जाता है, जिसे देखकर मैट समझ जाता है कि ये जरूर इस आदमी की फैमिली की कब्रिस्तान है। इसलिए मैट उस आदमी को वहीं पर दफना देता है। कई दिनों के बाद उन्हें कोई इंसान मिला था, लेकिन वो भी उनका साथ छोड़ देता है। ये देखकर माइका काफी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। वापस आने के बाद माइका अपनी फैमिली से मिलने को डिसाइड करती है, इसलिए वो एक मैप लेती है और अपने घर के रास्ते को अंडरलाइन करती है। मैट माइका को दुखी देखकर एक बार फिर से उसे नई जगह पर ले जाता है, लेकिन इस बार ये जगह माइका को खुश करने के बजाय दुखी कर देती है। मानो एक तरह से माइका अंदर ही अंदर टूट चुकी है। किसी भी तरह वो अपने घर अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है, लेकिन घर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा होता है। वहीं मैट माइका को काफी समझाने की कोशिश करता है कि हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि गॉड ने हमें पृथ्वी पर अकेले कपल के रूप में चुना हो, लेकिन डिप्रेशन की वजह से कोई भी बात माइका को अच्छी नहीं लगती है। अगली सुबह मैट जब सोकर उठता है तो टेबल पर अपने लिए मैसेज देकर काफी हैरान होता है, क्योंकि ये मैसेज माइका का होता है जो रिले के लिए यानी कि मैट के लिए छोड़कर वहाँ से चली गई होती है। मैट जब माइका के मैसेज को देखता है तो उसमें माइका की बहुत सारी सुंदर पिक्चर होती है। उन पिक्चर्स को देखकर मैट को माइका पर कुछ शक होता है कि माइका कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए मैट अपनी गाड़ी लेकर माइका को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फोटो में खींची गई सभी जगहों पर मैट जाता है, लेकिन माइका उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो लास्ट टाइम में उन दोनों ने जिस झील में स्विमिंग की थी, मैट वहाँ पर जाता है। वहाँ पर मैट को माइका की गाड़ी दिख जाती है तो मैट काफी राहत की सांस लेता है। लेकिन आगे जब मैट माइका के निकले हुए कपड़ों को देखता है तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है। इसलिए वो भागता हुआ पानी के पास जाता है तो देखता है कि माइका पानी में छलांग लगाकर अपनी जान दे रही है। तो ये देखकर मैट जल्दी से माइका को बाहर निकालता है, लेकिन तब तक माइका अपनी फैमिली से मिलने के लिए ऊपर चली गई होती है। दरअसल सिटी के यह हालात देखकर माइका को लगता था कि उसकी फैमिली भी गॉड के पास चली गई, तो वो भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए मौत का रास्ता चुनती है। मैट माइका की मौत से काफी दुखी होता है, मानो मैट के पैरों के नीचे से पूरी दुनिया ही खिसक गई हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।